हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में लेने जा रहे हैं एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र क्या होते हैं। देखो, कोई भी यौगिक जो होता है ना, यौगिक का एक सूत्र होता है, आप जानते हो कि यौगिक की परिभाषा के हिसाब से अपन बताते हैं। तो एक सामान्य यौगिक के अंदर जितने भी परमाणु जितनी भी संख्या में पाए जाते हैं, उन परमाणुओं की संख्याओं का जो सरलतम अनुपात बताने का जो सूत्र होता है, उस सूत्र को अपन मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। देखो क्या लिखते हैं अपन परिभाषा कि किसी भी यौगिक में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की परमाणु जो होते हैं, अब उसमें चाहे 4 परमाणु हो, चाहे 5 परमाणु हो, चाहे 2 परमाणु हो, चाहे 3 परमाणु, कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो परमाणुओं की संख्या के सरल अनुपात को या सरलतम अनुपात को क्या करना है, सरलतम अनुपात निकालना है। इसके अंदर सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाला सूत्र जो होता है, व्यक्त करने वाला सूत्र क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अब हम है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, अपन इन दोनों को एक उदाहरण से लेंगे, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र का मतलब समझ में आया कि एक कोई भी यौगिक लो आप, उस यौगिक में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं, उन परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाला जो सूत्र होता है, उस सूत्र को ही अपन क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड परिभाषा दी है इन्होंने अणुसूत्र की। कोई भी यौगिक जो होता है ना, उसमें अणुसूत्र की क्या भूमिका होती है, वो चीज है। देखो, इसमें और इसमें एक चेंज आएगा, और जब आपको कोई सवाल देंगे कि इसका मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करो, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अणुसूत्र ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, आप अणुसूत्र की जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला सूत्र क्या कहलाता है, अणुसूत्र कहलाता है। अब देखो, दोनों परिभाषाओं में फर्क आया। क्या आया कि ये कह रहा है सरलतम अनुपात, और ये क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या। जो आपको यौगिक का सूत्र दिया हुआ है, उस यौगिक में जितने भी परमाणु हैं, उनकी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला जो सूत्र होता है, उस सूत्र को अपन क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि कैसे ये निकालते हैं। तो इसका एक सिंपल सा और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको सूत्र दिया ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज का हम क्या बोलते हैं, सूत्र, लेकिन वास्तव में ये सूत्र नहीं है, ये अणुसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अणुसूत्र। क्यों, क्योंकि हमने इसमें परिभाषा लिखी, यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला सूत्र हमेशा अणुसूत्र कहलाता है ना। तो यहां से आप देख रहे हो
कि ग्लूकोज, आप जानते हो ग्लूकोज में कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन भी क्या होते हैं, 6 होते हैं। ये तो सूत्र हो गया। अब चलिए अब पहले हम लेते हैं कौन सा, मूलानुपाती सूत्र। अब देखो मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, ये दिया हुआ है आपको, तो कार्बन, ये क्या लिखा हुआ है, C6H12O6। अब इन परमाणुओं की संख्या लो आप, कितने हैं, कार्बन 6 अनुपात हाइड्रोजन 12 अनुपात ऑक्सीजन 6। अब देखो इसको सरलतम अनुपात में बांटो। अब जब आप सरलतम अनुपात में लोगे तो इनमें 6 का भाग 11 है सब में, तो इधर कितनी बार जाएगा, एक बार, इधर कितनी बार जाएगा, 2 बार, और इसमें कितनी बार है, 1 बार। तो क्या आया, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। अब सूत्र बनाओ इसका, एक कार्बन C, हाइड्रोजन H, कितने 2, ऑक्सीजन 1, CH2। क्यों, क्योंकि इसमें ना हमने एक नहीं दर्शाया, एक लिया ही नहीं है, हमने केवल क्या लिया है, कार्बन, सीधा एक दर्शाने की जरूरत नहीं होती है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1। ये क्या है, इसका सरलतम अनुपात। ठीक है, अब ये सरलतम अनुपात आया तो सूत्र क्या बना, CH2। ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। और जब आप अणु सूत्र लिखोगे तो अणु सूत्र वही है, C6H12O6 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये इसमें इन परमाणुओं की वास्तविक संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो समझ में आया आपको, क्या कहता है कि मूलानुपाती सूत्र मतलब परमाणुओं की संख्याओं का सरलतम अनुपात दर्शाना। अणु सूत्र मतलब जितने हैं उतनी ही संख्या के अंदर इसको क्या करना, प्रदर्शित करना। ये आपको पहले मैंने ये परिभाषाएं बताई है। अब परीक्षा में जो सवाल आता है, इस सवाल को किस प्रकार से हल किया जाता है वो अपन देखते हैं। लेकिन मैं आपको इससे पहले इसी वीडियो के अंदर बताना चाहता हूं कि जो मूलानुपाती सूत्र है और अणु सूत्र है वो ज्ञात कैसे करते हैं, उसके स्टेप क्या है। अगर आपने वो स्टेप याद रख लिए ना तो कोई भी सवाल हो उस सवाल को आप आसानी से उसी क्रम में, स्टेप क्या है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना है, उसी क्रम में आप उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर दो। हाँ जी, अब देखिए, अब हम ना एक सवाल लेते हैं और उस सवाल को मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करना है वह हम यहां पर इस पदों से लेंगे। आपको मैं पहले 4 स्टेप बता देता हूं, फिर इन 4 स्टेप का उपयोग करते हुए इस सवाल को अपन हल करेंगे। देखो जनरली क्या होता है ना, परीक्षा में मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र दोनों देते हैं, लेकिन आज अपन केवल किसकी बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से मूलानुपाती सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है, पहला स्टेप है प्रतिशत संगठन ज्ञात करना। आपको प्रतिशत संगठन कैसे ज्ञात करना है, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने प्रतिशत संगठन पढ़ा था, बस उसी से लेना है। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज ये है कि यहां पर आपको है ना इस यौगिक के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा दी गई है। देखो इस सवाल में कि कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67 और ऑक्सीजन 53.33% उपस्थित है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि इस यौगिक का अणुभार 180 है, तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। वैसे यहाँ अणुभार यौगिक का दिया गया, ये किसके लिए है, अणु सूत्र के लिए होता है। लेकिन चलो हमें यहाँ पर मैंने इस सवाल को पहले मूलानुपाती सूत्र के रूप में बता दिया। ठीक है, अब हम पहला स्टेप करते हैं। पहला स्टेप कहता है प्रतिशत संगठन ज्ञात करना। देखो यहाँ यौगिक प्रतिशत मात्रा में दिया हुआ है, तो यौगिक का मात्रा जो दी गई है वो कितनी है, उसमें 40 है या जो भी है, फिर बटा में 100 ही लेंगे क्योंकि मुख्य यौगिक कितना है, 100% है हमारे पास। ठीक है, और प्रतिशत संगठन ज्ञात करते हैं तो गुणा किससे करते हैं, 100 से ही करते हैं, है ना। तो देखिए आप आइए इधर ध्यान दीजिएगा। अब पहला अपन लेते हैं पॉइंट, फर्स्ट स्टेप देखो आप, फर्स्ट स्टेप कहता है प्रतिशत संगठन ज्ञात करना। प्रतिशत संगठन
अब प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है हमें, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं जैसे कार्बन के लिए, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी दी गई है साहब, 40 बटा मुख्य यौगिक कितना है, 100 ही लेंगे अपन, 100, और प्रतिशत ज्ञात करते हो तो 100 आ गया। तो ये यही लिखेंगे आप, कार्बन हाइड्रोजन में 6.67 बटा 100 इंटू 100। फिर ऑक्सीजन लेंगे, तो ऑक्सीजन कितना है, 53.33 बटा 100 इंटू 100। अब शॉर्ट में अगर अपन बात करें ना सिंपल तरीके से, तो सिंपल तरीके से आप क्या करो, पहले स्टेप में इतना पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पहले स्टेप में आप केवल इतना काम कीजिए कि यहाँ जो यौगिकों की प्रतिशत मात्रा दी गई ना, उसमें प्रतिशत हटा दो पीछे से, वही इसकी आ जाएगा प्रतिशत संगठन में। ठीक है, अब देखो ये कितना हुआ, देख रहे हो आप, ये कट गए, 100 से 100 कट गए, अब ये कितना आया, तो 40, ये आया 6.67, ये आया 53.33। पहला स्टेप हो गया प्रतिशत संगठन ज्ञात करना। ये अपना कौन सा स्टेप आया, ये पहला स्टेप आया। अब देखो सेकंड, सबसे मेन सेकंड है कि परमाणु मोलर अनुपात ज्ञात करना। सेकंड स्टेप देखो आप, सेकंड स्टेप आता है परमाणु मोलर अनुपात ज्ञात करना। अब इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र देख लो आप, ये अपना क्या है, सेकंड स्टेप। ये कह रहा है कि प्रतिशत संगठन बटा परमाणु भार। प्रतिशत संगठन कौन सा, जो हमने ये मान लिया है ना, ये इन मानों के अंदर इन परमाणुओं के परमाणु भार का क्या दे दो आप, भाग दे दो, तो अपना इसमें सेकंड भाग आ जाएगा। कैसे देते हैं, जैसे सबसे पहले कार्बन का मोलर अनुपात 1, ठीक है, बराबर, अब कार्बन कितना है 40, कार्बन का भार बताइए कितना होता है 12, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है साहब 6, तो 6 2 12 हो गए पहला। फिर अपन लेते हैं हाइड्रोजन का मोलर अनुपात, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी दी गई है साहब 6.67, कितनी मात्रा कितना होता है भार 1। फिर आता है ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, ऑक्सीजन मात्रा कितनी दी है साहब 53.22। अब बताओ ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो 8 का डबल करते हैं कितना होता है 16, तो आप इसमें ले लो ये 16। अब इसको हल करेंगे अपन, तो हल करने पर हमें पता है, आप ये चीज मत सोचना कि सर इसमें तो पॉइंटों के अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंटों में आएगा ये मान। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कार्बन, अब 12 40, तो 12 इंटू 12 में मतलब 12 का भाग 40 में देते हैं, तो 12 1 12 2 24 और 36 होते हैं, तो 3 आ गया 36, तो 3, अब देखो 3 पॉइंट, क्यों, क्योंकि 36 से पीछे 4 रहे, पॉइंट लगाया फिर 0 आया फिर 36 आएगा, ऐसे करके इसको निकालते हैं, तो 3 पॉइंट कितना आएगा 3 आएगा। फिर अब ये तो एक ही है सीधा, तो ये कितना आ जाएगा 6.67, अब 16 का भाग इसमें दो, 53.22 है, तो 16 16 2 32, 16 दिया 48, 3 बार जाता है, तो ये 3 बार लिया आपने। ठीक है, अब 3 बार लेते ही पीछे कितने रहे 5, अब 5 में 16 का जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओगे आप, फिर वही 50 हो जाएगा, फिर 0 आएगा, तो 50 16 दिया 48, ऐसे करते हैं, तो इसमें भी मान कितना आएगा, ये 3 ही आता है। ठीक है, जब आप इसको हल करते हो तो ये मान अपने को प्राप्त होते हैं। ये क्या है, परमाणु का मोलर अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो पहला आया 3.33, दूसरा आया 6.67 और तीसरा आया 3.33। ये हमारा कौन सा स्टेप हुआ साहब, सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है कि सरलतम अनुपात निकालना। ये ना, ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब हम यहां पर ये तीसरा पॉइंट लेंगे ना सरलतम अनुपात, तो सरलतम अनुपात हमें पूर्ण संख्या में लेना है, दशमलव में या भिन्न में नहीं लेना है। ठीक है, देखो अब तीसरा स्टेप यहां हम लेते हैं, इधर ले रहा हूं मैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है सरलतम अनुपात।
ठीक है। अब सरलतम अनुपात जब ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, तो सरलतम अनुपात में कि जो आपने यहां परमाणु मोलर द्रव्यमान निकाला है, इस परमाणु मोलर द्रव्यमान के अंदर इन तीनों में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका सभी के अंदर भाग दे दो। ये क्या लिखा है मैंने यहां पे, सबसे छोटी संख्या का भाग सभी में देना है। ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 3.33, तो यहां लेंगे 3.33 का सभी में भाग देने पर, सभी में क्या करना है, भाग देना है। कैसे, तो सबसे पहले कार्बन लो, कार्बन का मान कितना है 3.33, तो सबसे छोटी संख्या यही है 3.33, कितना आ गया 1। ठीक है। अब हाइड्रोजन लो आप, हाइड्रोजन कितना है 6.67, भाग किसका दोगे 3.33, लगभग ये कितना आएगा, राउंड फिगर में 2 आएगा, 3 है ना, सीधा आ जाएगा, आप देख रहे हो, क्योंकि अगर पॉइंट हटाते हो तो 667, 333, 333 का डबल करो 666 हो जाएंगे, तो ये आएगा मान। फिर ऑक्सीजन कितना है 3.33 बटा 3.33, कितना मान आया 1। अब ये हमारे पास है क्या, सरलतम अनुपात। तो अपना तीसरा स्टेप जो है ना, वो तीसरा स्टेप ये कहता है कि सबसे छोटी संख्या का सभी के अंदर क्या कर दो, भाग देने पर ये मान प्राप्त होता है। अब आता है सबसे मेन चौथा स्टेप, क्या लिखा है, अनुपात को क्रम में परमाणु के साथ लिखने पर मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होता है, मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होता है। अब कैसे करेंगे, तो चौथा स्टेप देखो, कार्बन की मात्रा कितनी है 1, अब पहले अनुपात लिख दो, 1:2:1। पहला ये क्या है C1, दूसरा परमाणु हाइड्रोजन 2, तीसरा परमाणु ऑक्सीजन 1। अब आप इनको एक साथ लिखो, तो क्या लिखते हैं CH2O। ये क्या आ गया हमारे पास, मूलानुपाती सूत्र। ये है इसका सवाल का मूलानुपाती सूत्र। ये इस तरीके से इन 4 स्टेप से हम क्या ज्ञात करते हैं, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। ठीक है। अब मैं इस सवाल को वापस चेंज कर रहा हूं, वो ये है कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करो। ठीक है। अभी तक देखो क्या होता है ना, वास्तव में ये चीज है कि यहाँ अगर अपन इस सवाल को यहीं पर अगर छोड़ते हैं कि भाई मूलानुपाती सूत्र कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में अणु सूत्र, तो वापस हमें ये सारे स्टेप करने पड़ेंगे। इसलिए हम डायरेक्ट ये हमने यहां तक तो अपन आ गए, अब 5वां आएगा अणु सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो अणु सूत्र के लिए इसी से आगे बढ़ना है। हमारे पास मूलानुपाती सूत्र आ चुका है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अणु सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। अब हम लेते हैं इसमें अणु सूत्र ज्ञात करने के नियम। क्या लेंगे, अणु सूत्र ज्ञात करने के नियम। अब देखो आप, अब ये है ना 2 नियम आ गए अणु सूत्र के। यहां तक तो ये पूरा था। अब बिल्कुल सिंपल है कि अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र के अणुभार का यौगिक के अणुभार में भाग देना है, तो एक संख्या प्राप्त होती है जिसे किसके द्वारा दर्शाते हैं अपन, n के द्वारा। अब हमारे पास ये सूत्र दिया हुआ है, देखो आप, अब अणु सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला स्टेप, अब ये अणु सूत्र के लिए, ठीक है, क्या करना है, पहले ये सूत्र लिखो आप, मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2। अब इसका आप क्या निकालो, अणुभार। अणुभार क्या है, कार्बन 12 हो जाएगा क्योंकि एक ही है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16। देखो ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन परमाणु कितने हैं 2, तो 2 लिख दिया। कार्बन 1 है 12, कार्बन का 12 होता है। अब इनको जोड़ोगे तो 12 2 14 16 कितने हो गए 30। ये आ गया हमारे पास मूलानुपाती सूत्र का अणुभार। ठीक है। अब इस सवाल में देखो आप, इस सवाल में आपको दिया है कि यौगिक का अणुभार है 180।
तो ये क्या कह रहा है कि मूलानुपाती सूत्र के अणुभार का यौगिक के अणुभार में भाग देने पर n संख्या प्राप्त होती है। तो n बराबर क्या लिखेंगे? अब यौगिक का अणुभार कितना दिया हुआ है? सवाल में आपको 180 दिया हुआ है। इसका मूलानुपाती सूत्र का अणुभार अपन ने निकाला 30, तो इसका भाग दे दो, कितना आ गया? 6 18। कितना मान आया n का? 6 आया। और लास्ट क्या कहता है कि n का गुणा किससे करो? मूलानुपाती सूत्र से। अब n का गुणा कितने? 6। मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH2O इंटू 6 करो। अब 6 का गुणा कार्बन 1 है तो क्या हो जाएगा? C6। हाइड्रोजन 2 है, गुणा करो, 6 2 12। ऑक्सीजन 1 है तो ये क्या आ जाएगा? 6। क्या सूत्र बना हमारा अणु सूत्र? C6H12O6। ये किसका सूत्र है साहब? ग्लूकोज का सूत्र है। याद आया? अपन ने जब परिभाषाएं पढ़ी थी तब मैंने परिभाषा में आपको बताया था मूलानुपाती सूत्र मतलब सरलतम अनुपात। ये आया था ग्लूकोज के सूत्र का, देख लो आप, C6H12O6। सरलतम अनुपात निकालोगे तो ये आएगा। ये क्या है? मूलानुपाती सूत्र। और ये यौगिक की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला अणु सूत्र है। तो इस पूरे स्टेप से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। तो इसको नोट कर दीजिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। धन्यवाद।